हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के संपूर्ण जीवनी के बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी से संबंधित, उनके जीवनी से संबंधित जितना भी तथ्य होगा उन सभी को आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी जो आपके पाठ्य पुस्तक में अर्धनारीश्वर पाठ है उनके लेखक है। और दूसरी बात याद रखना है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। तो याद रखिएगा, राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो याद रखिएगा, जो इनका जन्म कब हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। याद रखिएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो सिमरिया जो बेगूसराय ज़िला में पड़ता है, और वह पड़ता है कहाँ, बिहार में। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िला के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का। और इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में क्या हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। और इनकी माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार, और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। और माता की नाम क्या थी, तो मनरूप देवी। उसके बाद इनकी पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था रवि सिंह। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह। और पत्नी की नाम की बात करें तो पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का नाम श्यामवती देवी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने 1928 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1928 ईस्वी में क्या किए थे, तो मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। कहाँ से, तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। अगर पूछा जाए जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने मैट्रिक किस स्कूल से किए, तो याद रखिएगा मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा। अगर पूछा जाए मैट्रिक पास कब किए थे, तो 1928 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने 1932 में बीए किए थे। तो अगर पूछा जाए जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने बीए कब किए, तो 1932 ईस्वी में। अगर किस विषय में पूछा जाए तो वो हो जाएगा इतिहास में। और किस कॉलेज से, तो याद रखिएगा पटना कॉलेज से। तो अगर पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी ने बीए किस कॉलेज से किए थे, तो पटना कॉलेज से किए थे। कब, तो 1932 ईस्वी में, और इतिहास सब्जेक्ट से। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद वृत्ति की बात करें तो वृत्ति में याद रखिएगा, जो प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं किस स्कूल के, तो HE स्कूल बरबीघा। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जो रामधारी सिंह दिनकर जी किस स्कूल के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, तो बताइएगा जो HE स्कूल बरबीघा के। उसके बाद जो बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रह चुके थे। अगर पूछा जाए जो रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर थे, तो याद रखिएगा बिहार विश्वविद्यालय के वे क्या थे, हिंदी के प्रोफेसर। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रह चुके थे। तो अगर पूछा जाए जो रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति रह चुके थे, तो याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट उसकी साहित्य अभिरुचि की बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी के, तो साहित्य अभिरुचि में है उनका, साहित्य अभिरुचि में याद रखिएगा जो रामधारी सिंह दिनकर जी के साहित्य अभिरुचि में क्या है, तो 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता जो प्रकाशित हुआ था वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था 1925 ईस्वी में। और उसके बाद 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किया था। तो अगर पूछा जाए जो रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा प्रणभंग, जिसे उन्होंने मात्र 21 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, साहित्यिक अभिरुचि भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी कृतियों की बात करें तो उनकी कृतियाँ में याद रखिएगा, पहला है काव्य कृतियाँ। काव्य रचना में उनकी प्रमुख है प्रणभंग जो प्रकाशित हुआ था 1929 में। उसके बाद है रेणुका जो प्रकाशित हुआ था 1935 ईस्वी में। उसके बाद है हुंकार 1938 में प्रकाशित हुआ था।
उसके बाद है रसवंती जो प्रकाशित हुआ था 1940 ईस्वी में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र जो प्रकाशित हुआ था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद है जो रश्मि रथी, रश्मि रथी प्रकाशित कब हुआ था तो 1952 ईस्वी में। उसके बाद है नील कुसुम जो प्रकाशित कब हुआ था तो 1954 ईस्वी में। उसके बाद है उर्वशी, उर्वशी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। तो उर्वशी जो प्रकाशित हुआ था कब 1961 ईस्वी में। उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा, ये प्रकाशित हुआ था 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद है कोमलता और कवित्व, तो कोमलता और कवित्व कब प्रकाशित हुआ था तो 1964 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट है हाड़े को हरिनाम, तो हाड़े को हरिनाम कब प्रकाशित हुआ था तो 1970 ईस्वी में। तो ये इनका प्रमुख क्या था तो काव्य कृतियाँ, तो इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में। उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में। उसके बाद है हाड़े को हरिनाम 1970 ईस्वी में। तो देखिए रचना से या काव्य कृतियाँ से मेन रूप से समझिए, कृतियाँ जो हैं उनकी, इस सब से जो क्वेश्चन आता है वो आता है जो इनमें से कौन सी कृतियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। तो उस नहीं है के लिए आप लोगों को यह सब याद रहना चाहिए। तो इसको आप लोग कम से कम अपने नोटबुक में लिख करके 2-3 बार अगर आप रीडिंग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप टिक लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 2-3 से अधिक बार भी आप देख लेंगे तो कोई ख़राबी नहीं करेगा निश्चित रूप से, और आप ज़्यादा मतलब बेहतर स्थिति में रहेंगे उसे टिक करने में। तो उम्मीद है आप लोग यह इसे कॉपी में लिख करके इसे याद कर लेंगे ताकि आपको चुनने में दिक्कत नहीं हो। इस टाइप से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इनमें से कौन सी कृतियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी का है, या चाहे दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है इनमें से कौन सी कृतियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को यह दिमाग में रहना चाहिए। तो इसको कम से कम 2-4 बार निश्चित रूप से देख लेंगे आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट कृतियों की ओर। तो नेक्स्ट कृतियाँ इनकी है प्रमुख गद्य कृतियाँ। तो गद्य में इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो गद्य में याद रखिएगा, गद्य में इनका है मिट्टी की ओर, ये प्रकाशित हुआ था 1946 में। उसके बाद है अर्धनारीश्वर जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग अभी पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, वो कब प्रकाशित हुआ था तो 1952 ईस्वी में। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट गद्य कृतियाँ है। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो कब प्रकाशित हुआ था तो 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है काव्य की भूमिका, ये प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी में। उसके बाद है वट पीपल, तो वट पीपल कब प्रकाशित हुआ था तो 1961 ईस्वी में। उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, ये प्रकाशित हुआ था 1966 ईस्वी में। उसके बाद है दिनकर की डायरी, ये प्रकाशित हुआ था 1973 ईस्वी में। तो ये सब इनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ हैं। तो चलिए मैं एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को वीडियो देखते देखते याद हो जाए। तो याद रखिएगा, पहला था इनका मिट्टी की ओर जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है अर्धनारीश्वर जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है काव्य की भूमिका जो 1958 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है वट पीपल जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज जो 1966 में प्रकाशित हुआ था। और है दिनकर की डायरी जो 1973 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट उसकी पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो पुरस्कार एवं सम्मान में याद रखिएगा जो उनको 3 ठो पुरस्कार या सम्मान मिला था। तो याद रखिएगा, पहला जो सम्मान था वो है संस्कृति के 4 अध्याय, इनकी जो प्रमुख काव्य कृति है उस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, जब भी किसी कवि या कहानीकार को कोई पुरस्कार मिलता है उसके जिस रचना पे, तो समझ लीजिएगा वो रचना उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका याद रखिएगा, जो रामधारी सिंह दिनकर का सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर पूछा जाए जो रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस रचना पर मिला था, तो याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद जो उसकी रचना था एगो उर्वशी,
उर्वशी पर उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अगर पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस रचना पर मिला था, तो याद रखिएगा उर्वशी। उसके बाद है राष्ट्र कवि के रूप में समादूत। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। जो राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट तथ्य था उस सभी को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह याद हो गया होगा। अगर याद नहीं होगा तो एक दो बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।